स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गमन ऑनलाइन क्लासेस में। और आज हम पढ़ने वाले हैं लोक सेवा आयोग के बारे में। टॉपिक शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि थोड़ा बहुत तो हम सभी जानते हैं कि एक्चुअल में लोक सेवा आयोग होता क्या है, क्योंकि हम तैयारी कर रहे हैं तो हम जानते हैं कि जो केंद्र और राज्यों में जो लोक सेवकों की भर्ती की जाती है वो बेसिकली लोक सेवा आयोग द्वारा ही की जाती है। इसके बारे में आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं टॉपिक। संघ लोक सेवा आयोग यानी कि लोक सेवा आयोग बोल सकते हैं, अगर शॉर्ट शब्दों में बोला जाए तो बोल सकते हैं यह एक ऐसी संस्था, स्वायत्त संस्था है जिसके द्वारा लोक सेवकों की भर्ती उच्च पदों पर केंद्र और राज्यों के लिए की जाती है। अब इसकी परिभाषा देख लीजिए। केंद्र व राज्यों में उच्च पदों पर केंद्र व राज्यों में उच्च पदों पर लोक सेवकों की भर्ती के लिए भारतीय संविधान में एक स्वायत्त संस्था की व्यवस्था की गई है, जिसे लोक सेवा आयोग कहा जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं सरल शब्दों में कि केंद्र व राज्यों में लोक सेवकों की भर्ती के लिए उच्च पदों पर भारतीय संविधान में एक संस्था की व्यवस्था की गई है, जिसे हम लोक सेवा आयोग कहते हैं। और भारतीय संविधान के भाग 14 में भाग 14 के अध्याय 2 में अनुच्छेद 315 से लेकर 323 तक लोक सेवा आयोग का विस्तार है। यूँ कहें कि अनुच्छेद 315 से लेकर 323 तक लोक सेवा आयोग से संबंधित जानकारी दी गई है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। इसके बाद हम देख लेते हैं कि ये किस तरीके से कार्य करता है। देखिए, क्योंकि केंद्र और राज्यों में दोनों में लोक सेवा आयोग द्वारा लोक सेवकों की भर्ती की जा रही है, इसलिए ये दो तरीके से काम करता है। यानी कि बोल सकते हैं कि केंद्र में जब लोक सेवकों की भर्ती जो संस्था करती है उसे हम संघ लोक सेवा आयोग कहते हैं। आयोग। और जिस संस्था द्वारा राज्यों में लोक सेवकों की भर्ती की जाती है उसे बोलते हैं राज्य लोक सेवा आयोग। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब देखिए, बहुत आसान है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। देखिए, केंद्र और राज्यों के अलावा कुछ और व्यवस्था भारतीय संविधान में लोक सेवा आयोग को लेकर की गई है। इसमें कहा गया है कि अगर कोई दो या दो से अधिक राज्य चाहें कि उनके लिए लोक सेवा आयोग की व्यवस्था की जाए तो वो अनुबंध करके दो राज्यों या उससे अधिक अगर राज्य अनुबंध कर लें तो उसके लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग की व्यवस्था भारतीय संविधान में की गई है। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि अगर कोई राज्य चाहे कि उसके क्षेत्राधिकार के अधीन लोक सेवकों की जो भर्ती है वो संघ लोक सेवा आयोग द्वारा की जाए तो वह राष्ट्रपति द्वारा अनुरोध करके अपने राज्य में लोक सेवा आयोग की या राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना करवा सकता है, ठीक है। इसके लिए राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक मानी गई है। इसके लिए संसद कानून बनाती है और संसद द्वारा ही राज्यों में राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाती है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए, इसके बाद आते हैं सदस्यों की नियुक्ति। सदस्यों की नियुक्ति से संबंधित है कि जो लोक सेवा आयोग की जो सदस्यों की जो नियुक्ति की जाती है वो बेसिकली राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यानी कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों
या सदस्यों की जो नियुक्ति है वो बेसिकली राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, और राज्य लोक सेवा आयोग के जो सदस्य और अध्यक्ष की नियुक्ति है वो राज्यपाल द्वारा की जाती है। क्लियर है यहाँ तक? और राज्यपाल। इसके अलावा एक बात इंपॉर्टेंट जानना यहाँ जरूरी है कि जो संघ लोक सेवा आयोग है उसमें अध्यक्ष की तो व्यवस्था की गई है, लेकिन उसके सदस्यों के बारे में कोई जानकारी हमारे भारतीय संविधान में नहीं दी गई है। ये बेसिकली पूरी तरह से राष्ट्रपति के स्वविवेक पर निर्भर करता है कि वो कितने सदस्यों की नियुक्ति लोक सेवा आयोग में करना चाहता है। ठीक है। इसके अलावा अनुच्छेद 316 के बी में यह कहा गया है कि जो संघ लोक सेवा आयोग के जो सदस्य हैं और जो राज्य लोक सेवा आयोग के जो सदस्य हैं उनमें से आधे से अधिक सदस्यों को 10 वर्ष तक यानी कि किसी राज्य के अधीन कार्य करना जरूरी माना गया है, यानी कि उन्हें इस संस्था से संबंधित यानी कि जो संघ लोक सेवा आयोग से रिलेटेड जो भी बातें होती है उसमें उनका ज्ञाता होना जरूरी माना गया है। ठीक है। इसके बाद आते हैं आपकी सदस्यों की पदावधि। यानी कि इनके कार्यकाल के संबंध में कहा गया है, पदावधि से संबंधित है कि इनकी जो पद की अवधि है वो कितने समय तक रहती है। यानी कि जो संघ लोक सेवा आयोग है इनके सदस्यों की जो अवधि है पद की यानी कि 6 वर्ष और 65 वर्ष में जो भी पहले होगा वो लागू किया जाएगा। यानी कि इनकी जो कार्यकाल है वो बेसिकली 6 वर्ष का होगा, लेकिन अगर 65 वर्ष की आयु कंप्लीट होती है तो वो कम समय में भी रिटायरमेंट होना दे दिया जाता है, यानी कि 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। इसके अलावा राज्य लोक सेवा आयोग के लिए कहा गया है इसके लिए कहा गया है 6 वर्ष तो है इनकी भी अध्यक्ष और सदस्यों की जो पदावधि है यानी कार्यकाल का जो समय है वो 6 वर्ष तो है, लेकिन उनकी अंतरिम जो व्यवस्था है यानी अंतरिम आयु जो कार्य करने की है वो 62 वर्ष निर्धारित की गई है। क्लियर है यहाँ तक? इसको याद करना जरूरी है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। संघ लोक सेवा आयोग की 65 वर्ष है और राज्य लोक सेवा आयोग की 62 वर्ष की गई है। ठीक है। इसके बाद आता है कि सदस्यों की पदमुक्ति। यानी कि किस तरीके से जो लोक सेवा आयोग के जो सदस्य और अध्यक्ष हैं उनको किस तरीके से उनके पद से हटाया जा सकता है, इसके बारे में कुछ प्रावधान भारतीय संविधान में किए गए हैं। इसमें कहा गया है, देखिए अनुच्छेद 317 के अधीन यह कहा गया है कि यदि इस लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या सदस्य केंद्र राज्यों के अधीन किसी भी अनुबंध या करार का भागीदारी होता है तो उसे कदाचार का आरोपी माना जाएगा। यानी कि बोल सकते हैं कि वह अपने अर्जित लाभ के लिए यानी किसी भी तरीके के लाभ के लिए केंद्र और राज्य से किसी भी तरीके का अनुबंध करता है तो उसे कदाचार का दोषी माना जाएगा, और राष्ट्रपति के आवेदन द्वारा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 145 के तहत इसकी जांच की जाएगी। ठीक है। इसके बाद क्या होगा, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इसकी जांच के बाद यदि नीचे वर्णित मतलब अभी मैं बताऊंगी आपको उन कारकों में से किसी भी कारक के लिए वह सिद्ध पाया जाता है, यानी कि वह पाया जाता है कि वह उसको दोषी है तो उसे उस पद से हटाया जा सकता है, और इसकी अनुमति सिर्फ राष्ट्रपति को है। यानी कि राष्ट्रपति ही लोक सेवा आयोग के सदस्य और अध्यक्ष को अपने पद से हटा सकता है। यानी कि देखिए वो जो कारक है उनमें से एक पहला है कि केंद्र व राज्यों के अधीन करार, दूसरा है यदि वह दिवालिया हो, थर्ड है इसमें वह लाभ के लिए
अपने कर्तव्य क्षेत्र से बाहर पद ग्रहण करे। चौथा है यदि वह मानसिक रूप से बीमार हो। क्लियर है? देखिए अब इसको अपन दोबारा समझ लेते हैं। अनुच्छेद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 317 के तहत यह बताया गया है कि कोई भी संघ लोक सेवा आयोग का कोई भी अध्यक्ष या सदस्य यदि केंद्र व राज्यों से संबंधित किसी भी तरीके के अनुबंध या करार का भागीदारी होता है, यानी कि वह लाभ अर्जित करने के लिए, पर्सनल लाभ अर्जित करने के लिए केंद्र व राज्यों से किसी भी तरीके का करार करता है तो वो कदाचार का दोषी माना जाएगा। इसके बाद क्या होगा, राष्ट्रपति की अनुमति से सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस बारे में अनुच्छेद 45 के तहत जांच की जाएगी। इसके बाद अगर इन 4 कारणों में से किसी भी कारकों के लिए वह सिद्ध पाया जाता है, यानी कि इन 4 कारकों में से किसी भी एक कारक का वह दोषी पाया जाता है तो राष्ट्रपति द्वारा उसे उस पद से मुक्त किया जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद आते हैं हम लोक सेवा आयोग के कार्य। अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि लोक सेवा आयोग के कार्य क्या है। थोड़ा बहुत हम इनके कार्यों के बारे में जानते हैं। देखिए कार्य से जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि केंद्र व राज्यों में जो भी लोक सेवकों की भर्ती की जाती है वो भर्ती बेसिकली लोक सेवा आयोग द्वारा की जाती है। तो हम जानते हैं कि केंद्र व राज्यों में लोक सेवकों के लिए जो भर्ती आयोजित की जाती है वो उन भर्तियों को आयोजित करना लोक सेवा आयोग की जिम्मेदारी है, यानी कि वह उन्हीं के अधीन यह कार्य किया जाएगा। इसके अलावा यदि राज्य किसी भी संयुक्त भर्ती का आयोजन करता है तो उसमें लोक सेवा आयोग उसकी हेल्प करता है। यह भी लोक सेवा आयोग का मुख्य कार्य है। इसके अलावा यदि डायरेक्ट जो भर्ती की जाती है उसमें जो बोलते हैं ना इंटरव्यू जो होता है, इंटरव्यू को हिंदी में साक्षात्कार जो होता है उसकी भी व्यवस्था करना लोक सेवा आयोग की जिम्मेदारी मानी गई है। ठीक है, क्लियर है? अगर इसके बाद आते हैं इसके कुछ विविध पहलू हैं जिनके बारे में हमें जानना जरूरी है। देखिए हम जानते हैं कि कोई भी संवैधानिक पद अगर कोई भी व्यक्ति ग्रहण करता है तो उसकी जो वेतन और भत्ते होते हैं वो बेसिकली संचित निधि पर भारित होते हैं। तो उसी के बारे में यहाँ पे बताया गया है। विविध पहलू संविधान के अनुच्छेद 322 के तहत यह कहा गया है कि जो संघ लोक सेवा आयोग के जो पेंशन और भत्ते होंगे वो बेसिकली संचित निधि पर भारित होंगे, यानी कि केंद्र की संचित निधि पर भारित होंगे। यानी कि बोल सकते हैं संघ लोक सेवा आयोग के जो पेंशन और भत्ते होंगे वह केंद्र सरकार की संचित निधि पर भारित होंगे। और जो राज्य लोक सेवा आयोग के होंगे आयोग के पेंशन और भत्ते होंगे वो राज्य की संचित निधि पर भारित होंगे। ठीक है, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? देखिए अब आपको समझ में थोड़ा सा डाउट हो रहा होगा कि भारत का मीन्स क्या होता है। देखिए भारत जो हम बोलते हैं ना कि किसी का भी यानी कि मुख्य न्यायाधीश का जो पेंशन और भत्ते होते हैं वो भी संचित निधि पर भारित होते हैं। तो भारत का मतलब यहाँ ये है कि इसके भारत से इनकी पेंशन और भत्ते से संबंधित चर्चा तो संसद में की जाती है लेकिन उस पर वोटिंग करने का अधिकार भारतीय संविधान में किसी को नहीं दिया गया है। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम लोक सेवा आयोग के सदस्यों की स्वतंत्रता, यानी कि स्वतंत्रता से संबंधित भी कुछ बातें भारतीय संविधान में की गई हैं वो और हम जान लेते हैं। इसमें कहा गया है कि अनुच्छेद 323 के तहत कहा गया है कि लोक सेवा आयोग के सदस्यों या अध्यक्ष की बेसिक
बेसिकली जिम्मेदारी होगी कि वह अपनी कार्यकारिणी से संबंधित जो रिपोर्ट है वो राष्ट्रपति या राज्यपाल को सौंपे। ठीक है, यह बात अनुच्छेद 323 के तहत रखी गई है। इसके अलावा यह प्रावधान भी हमारे भारतीय संविधान में किया गया है कि लोक सेवा आयोग के सदस्य और अध्यक्षों को की भर्ती के बाद उनके पेंशन और भत्ते में किसी या उनकी शक्तियों में किसी भी तरीके का अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसमें यह भी कहा गया है कि लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो रिटायरमेंट के बाद राज्य के अधीन किसी भी संस्था में कार्य नहीं कर सकते हैं, राज्य केंद्र सरकार के अधीन, यानी कि बेसिकली बोल सकते सरकार के अधीन कोई कार्य नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा यह प्रावधान कहा गया है कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य अगर चाहें तो वो संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बन सकता है या उसके अलावा किसी भी राज्य का अध्यक्ष या सदस्य चुना जा सकता है। इसी तरीके से संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या सदस्य चाहे तो वो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्य रिटायरमेंट के बाद कर सकता है। ठीक है, क्लियर है। इसके बाद अनुच्छेद पढ़ लेते हैं हम थोड़ा कि 315, 316, 317, 322 और 323 ये इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है इससे संबंधित, जिनके बारे में और हम थोड़ा देख लेते हैं। देखिए, अनुच्छेद 315 में जो लोक सेवा आयोग है उसकी स्थापना यानी कि उसकी व्यवस्था की गई है भारतीय संविधान में। 316 में उनके सदस्यों की नियुक्तियों से संबंधित प्रावधान किया गया है। क्लियर है यहाँ तक। इसके बाद 317 में इनकी पद मुक्ति से संबंधित प्रावधान किया गया है। 322 में पेंशन एवं भत्ते के बारे में बताया, 322 में बताया गया है, हाँ, पेंशन एवं भत्तों के बारे में। और जो 323 है उसमें कहा गया है कि लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को अपने कार्यकारिणी से संबंधित रिपोर्ट राष्ट्रपति या राज्यपाल को देना अनिवार्य किया गया है। सौंपना, ठीक है दोस्तों। ये आर्टिकल बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत आसान है। अगर आपने शुरू से मेरे वीडियो अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको ये आर्टिकल्स इजीली याद हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। अगले वीडियो हम नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे।